एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी लेसन 2 पर, जहां हमने पढ़ना है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम परिचय से स्टार्ट करेंगे। पिछला अध्याय हमें समाज और समाजशास्त्र दोनों से परिचित कराता है। हमने देखा कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है। हमने यह भी देखा कि व्यक्ति समाज में स्वच्छंद रूप से नहीं रहते, वे सामूहिक निकायों जैसे परिवार, जनजाति, जाति, वर्ग, कुल, राष्ट्र का हिस्सा होते हैं। इस अध्याय में आगे हम व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समूहों के विभिन्न प्रकारों, असमान व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों, स्तरीकरण की व्यवस्थाओं जिनमें व्यक्ति और समूह शामिल हैं, सामाजिक नियंत्रण के कार्य करने के तरीकों, व्यक्तियों की भूमिकाओं व जिस तरह वे आगे निभाते हैं एवं उनकी परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में हम यह जानना शुरू करते हैं कि किस प्रकार समाज अपने आप कार्य करता है। क्या यह सामंजस्यपूर्ण है अथवा विरोधाग्रस्त है? क्या परिस्थिति और भूमिकाएं निश्चित हैं? सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है? किस प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं? आप भी यह प्रश्न अभी भी यह प्रश्न रह जाता है कि इसे समझने के लिए हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं की आवश्यकता क्यों होती है। समाजशास्त्र के लिए विशिष्ट शब्दावली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि हम अपने दैनिक जीवन में परिस्थिति एवं भूमिका या सामाजिक नियंत्रण जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी विषय के लिए, जैसे नाभिकीय भौतिकी, जो उन पदार्थों से संबंध रखता है जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं जानते तथा जिनके लिए सामान्य भाषा में कोई शब्द नहीं है, यह आवश्यक है कि विषय की अपनी एक शब्दावली हो। तथापि समाजशास्त्र के लिए शब्दावली और भी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इसकी विषय वस्तु परिचित है और सिर्फ इसलिए कि इसे दर्शाने के लिए शब्द मौजूद हैं। हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से इतने अच्छी तरह परिचित हैं कि हम उन्हें स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए हम यह सोच सकते हैं कि चूंकि हम परिवारों में रहते हैं, इसलिए हम परिवारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब समाजशास्त्री ज्ञान को सामान्य बौद्धिक ज्ञान या प्रकृतिवादी व्याख्या, जिनकी चर्चा हमने अध्याय 1 में की है, के समांतर रखने जैसा होगा। पिछले अध्याय में हमने यह भी देखा कि किस प्रकार एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की एक जीवनी या इतिहास है। हमने देखा कि किस प्रकार भौतिक और बौद्धिक विकास ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और इसके सरोकारों को आकार दिया। इसी तरह समाजशास्त्री संकल्पनाओं की भी एक कहानी है। बहुत सी संकल्पनाएं सामाजिक चिंतकों के उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनका खाका खींचने की चिंता को दर्शाती है, जो कि पूर्व आधुनिक समय से लेकर आधुनिक समय तक स्थानांतरित हुए हैं। उदाहरण के लिए, समाजशास्त्रियों का प्रेक्षण है कि सरल, छोटे और परंपरागत समाजों में घनिष्ठ, अक्सर आमने सामने की अंतःक्रिया होती थी और आधुनिक बड़े समाज में औपचारिक अंतःक्रिया होती है। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक समूहों के द्वितीयक से और समुदाय को समाज या संघ से पृथक किया। दूसरी अन्य संकल्पनाएं, जैसे स्तरीकरण, समाजशास्त्रियों की समाज के समूहों के मध्य की संरचनात्मक असमानताओं को समझने के सरोकारों का प्रतिबिंबित करती है। संकल्पनाएं समाज में उत्पन्न होती हैं, तथापि जिस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और समूह होते हैं, उसी प्रकार कई तरह की संकल्पनाएं और विचार होते हैं। समाजशास्त्र स्वयं समाज को समझने के विभिन्न तरीकों एवं आधुनिक समय द्वारा लगाए गए नाटकीय सामाजिक परिवर्तनों पर दृष्टि रखने के लिए पहचाना जाता है। हमने देखा है कि किस प्रकार समाजशास्त्र के उद्गम के आरंभिक चरणों में भी समाज के बारे में प्रतिद्वंदी और विरोधी समझ थी। यदि कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग और संघर्ष समाज को समझने की मुख्य संकल्पनाएं थीं, तो एमिल दुर्खाइम के लिए सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना मुख्य शब्द थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र संरचनात्मक प्राकर्यवादियों से बहुत प्रभावित हुआ, जिन्होंने समाज को महत्वपूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण बना पाया। उन्होंने समाज की जिसमें सभी अंगों को समग्र को बनाए रखने के लिए एक निश्चित कार्य करना होता है। दूसरे, विशेषकर मार्क्सवाद
से प्रभावित संघर्षवादी सिद्धांतकारों ने समाज को विशेष रूप से विरोधाग्रस्त पाया। समाजशास्त्र में कुछ लोगों ने व्यक्तियों जैसे सूक्ष्म अंतःक्रिया से शुरुआत कर मानवीय व्यवहार को समझने की कोशिश की। दूसरों ने वृहद संरचनाओं जैसे वर्ग, जाति, बाजार, राज्य अथवा समुदाय से भी शुरुआत की। परिस्थिति और भूमिका जैसी संकल्पनाएं व्यक्ति के साथ आरंभ होती हैं। सामाजिक नियंत्रण या स्तरीकरण जैसी कल्पनाएं विस्तृत संदर्भ में आरंभ होती हैं, जिनमें व्यक्तियों का स्थान पहले से ही तय होता है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वे वर्गीकरण और प्रकार जिनकी चर्चा हम समाजशास्त्र में करते हैं हमारी मदद करते हैं, और ये वास्तविकता को समझने के साधन हैं। ये समाज को समझने के ताले की चाबियां हैं। हमारी समझने की प्रक्रिया में ये प्रारंभिक बिंदु हैं, अंतिम उत्तर नहीं। पर क्या हो यदि इन चाबियों पर जंग लग जाए, या ये मुड़ जाए, या ये ताले में न जा पाएँ, या प्रयास करने के बाद ताले में जा पाएँ। इन परिस्थितियों में हमें चाबी को बदलने की या सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। समाजशास्त्र में हम संकल्पनाओं और वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं और साथ साथ इनको निरंतर जांचते हैं। एक ही सामाजिक वस्तु के बारे में विभिन्न प्रकारों की परिभाषाओं या संकल्पनाओं अथवा सिर्फ विचारों की सह अस्तित्व के बारे में अक्सर एक बेचैनी रही है। उदाहरण के लिए संघर्षवादी सिद्धांत बनाम प्रकारवादी सिद्धांत, उपागमों की यह बहुलता समाजशास्त्र में विशेषता बहुत ज़्यादा है और इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि समाज स्वयं बहुत विविध रूपों में है। हमारे द्वारा आगे की गई चर्चा में आप देखेंगे कि किस प्रकार मतों की विभिन्नता होती है और किस प्रकार इन अंतरों पर वाद विवाद और चर्चा समाज को समझने में और हमारी सहायता करते हैं। सामाजिक समूह एवं समाज। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। मानवीय जीवन की एक परिभाषिक विशेषता यह है कि मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है और सामाजिक सामूहिकता को बनाता भी है। समाजशास्त्र का तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण दो स्पष्ट हानिकारक तथ्यों को सामने लाता है। पहला यह है कि प्रत्येक समाज में, चाहे वह प्राचीन या सामंती अथवा आधुनिक हो, एशियन या यूरोपियन या अफ्रीकन हो, मानवीय समूह और सामूहिकताएं विद्यमान रहती हैं। दूसरा यह है कि विभिन्न समाजों में समूहों और सामूहिकताओं के प्रकार अलग अलग होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी तरह से लोगों का इकट्ठा होना एक सामाजिक समूह बनाए। समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है। एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते हैं। एक रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे या बस स्टॉप प्रतीक्षा करते यात्री या सिनेमा दर्शक समुच्चय के उदाहरण हैं। समुच्चय को अक्सर अर्ध समूहों का नाम दिया जाता है। अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं। सामाजिक वर्गों, परिस्थिति समूहों, आयु एवं लिंग समूहों, भीड़ को अर्ध समूह के उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि ये उदाहरण दर्शाते हैं, अर्ध समूह समय और विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं। उदाहरणार्थ, यह संभव है कि एक विशेष सामाजिक वर्ग या जाति अथवा समुदाय से संबंधित व्यक्ति एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित न हो। उनमें अभी हम की भावना आनी बाकी हो, परंतु वर्ग और जाति के समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक दलों को जन्म दिया है। उसी प्रकार भारत के विभिन्न समुदायों के लोगों ने लंबे उपनिवेश विरोधी संघर्ष के साथ साथ अपनी पहचान एक सामूहिकता और समूह के रूप में विकसित की है। एक राष्ट्र जिसका मिला जुला अतीत और साझा भविष्य है। महिला आंदोलन ने महिलाओं के समूह और संगठनों का विचार सामने रखा है। ये सभी उदाहरण इस बात की तरफ ध्यान खींचते हैं कि किस प्रकार सामाजिक समूह उभरते हैं, परिवर्तित होते हैं और संशोधित होते हैं। एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, निरंतर के लिए दीर्घ स्थायी अंतःक्रिया, इन अंतःक्रियाओं का स्थिर प्रतिमान। और तीसरा, अन्य सदस्यों के साथ एक सी पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और इसके नियमों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत हो। चौथा है साझी रुचि। पांचवा, सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना। और छठा है एक परिभाषित संरचना। यहाँ सामाजिक संरचना का अर्थ व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच नियमित
और बार बार होने वाली अंतःक्रिया के प्रतिमानों से है। अतः एक सामाजिक समूह से तात्पर्य निरंतर अंतःक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से हैं जो एक समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्य और मानकों को बांटते हैं। समूहों के प्रकार। समूहों पर आधारित इस विभाग के अध्ययन से आप जानेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों और वैज्ञानियों ने समूहों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तथापि जो बात आपको प्रभावित करेगी वह यह है कि प्रारूप विज्ञान में भी प्रतिमान होते हैं। अधिकतर मामलों में वे परंपरागत और छोटे समाज तथा एक आधुनिक और बड़े समाज में अपने अपने समूह बनने के तरीकों में अंतर दिखाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, परंपरागत समाजों में नज़दीकी, घनिष्ठ, आमने सामने की अंतःक्रिया होती है और आधुनिक समाजों में व्यक्तिक, अनासक्त, दूरस्थ अंतःक्रिया होती है। वे इसी अंतर से प्रभावित हुए थे। तथापि पूर्णतः विरोधाभास शायद वास्तविकता का सटीक वर्णन नहीं है। प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह। वे सभी समूह जिनमें हम संबंधित होते हैं हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ समूह हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं और हमें दूसरों के व्यक्तिगत साहचर्य में लाते हैं। प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से जो घनिष्ठ आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। प्राथमिक समूहों के सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की भावना होती है। परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह प्राथमिक समूहों के उदाहरण हैं। द्वितीयक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनमें औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख। विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ आदि द्वितीयक समूहों के उदाहरण हैं। अब आते हैं समुदाय एवं समाज अथवा संघ। पुराने परंपरागत और कृषक जीवन की नए आधुनिक और शहरी जीवन से उनके विभिन्न सामाजिक संबंधों और जीवन शैली के आधार पर तुलना करने का विचार शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के लेखन की ओर ले जाता है। समुदाय से तात्पर्य उन मानव संसाधनों से है जो बहुत अधिक व्यक्तिगत, घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं, जहां एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है। ये एक है, इन दो प्रकार समूहों की तुलना किया गया है छात्रों का, और मतलब बॉयज़ का अलग संघ, गर्ल्स का अलग संघ। आइए कुछ क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी ऐसे संघ के ज्ञापन की प्रति एकत्रित करें जिसे आप जानते हैं या जिनके बारे में खोज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक निवासी कल्याण संघ, एक महिला संघ, एक स्पोर्ट्स क्लब। आपको इसके लक्ष्यों, उद्देश्यों, सदस्यता और नियंत्रित करने वाले अन्य नियमों की जानकारी मिल जाएगी। इसकी एक बड़ी पारिवारिक सभा से तुलना कीजिए। आप यह भी देख सकते हैं कि कई बार एक औपचारिक समूह के सदस्यों की अंतःक्रिया समय बीतने के साथ अधिक घनिष्ठ हो जाती है और बिल्कुल परिवार और मित्रों की तरह हो जाती है। उपरोक्त बात इस बिंदु को सामने लाती है कि संकल्पनाएं अडिग और स्थिर नहीं हैं, बल्कि ये तो समाज और उसके परिवर्तनों को समझने की चाबियां हैं अथवा साधन हैं। तो आइए टॉपिक पे आते हैं फिर से। समाज अथवा संघ का तात्पर्य हर तरह से समुदाय के विपरीत है। विशेषतः आधुनिक नगरीय जीवन के स्पष्ट अवैयक्तिक, बाहरी और अस्थायी संबंध। वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नपातुला, युक्ति संगत एवं निजी हितों के अनुसार हो। हम एक दूसरे को जानने की अपेक्षा करार अथवा समझौता करते हैं। आप समुदाय और प्राथमिक समूह को समान मान सकते हैं और संघ व द्वितीय समूह को समतुल्य मान सकते हैं। अंतर समूह एवं बाह्य समूह। संबंधित होने की भावना अंतर समूह की पहचान बनाती है। यह भावना हमें या हम को उन्हें अथवा वे से अलग करती है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंतर समूह बना सकते हैं। क्या आप ऐसे किन्हीं दूसरे समूह के बारे में सोच सकते हैं? इसके विपरीत एक बाह्य समूह वह होता है जिससे एक अंतर समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते हैं। एक बाह्य समूह के सदस्य को अंतर समूह के सदस्य की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है। हालांकि यहाँ भी कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं की वास्तविक परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। प्रख्यात समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने 1948 में रामपुर में जनगणना करते समय
जनगणना करते समय देखा कि किस प्रकार नए और पुराने प्रवासियों के बीच भेदभाव किया गया था। वे लिखते हैं, मैंने ग्रामीणों को 2 कथनों का प्रयोग करते सुना जो मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत हुए। पहला, नए प्रवासियों का लगभग तिरस्कृत रूप से नन्हे मुन्ने बंदावरतु यानी कल या परसों आए हुए कहकर वर्णन किया जाता था, जबकि पुराने प्रवासियों वर्णन और सेइंदा बंदावारू बहुत पहले आए हुए या खादिम कुलागालू पुराने वंश के रूप में किया गया था। संदर्भ समूह किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते हैं, पर हम अपने आप को उस समूह से अभिनिर्धारित अवश्य करते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। औपनिवेशिक समय में कई मध्यवर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार इन्हें महत्वाकांक्षा रखने वाले समूह के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता था, परंतु यह प्रक्रिया लिंग भेद पर आधारित थी, अर्थात पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मापदंड थे। अक्सर भारतीय पुरुष अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण करना चाहते थे और उन्हीं की तरह भोजन करना चाहते थे, परंतु वे यह चाहते थे कि भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें, या वे यह आकांक्षा रखते थे कि भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण करें, पर बिल्कुल उनकी तरह न बने। क्या आप इससे आज भी वैध मानते हैं? समवयस्क समूह यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय समूह के लोगों के बीच बनता है। समवयस्क दबाव से तात्पर्य अपने समवयस्क साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाव से है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुंच के आधार पर समाज में समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। अतः अंतः स्तरीकरण को सरलतम शब्दों में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अक्सर सामाजिक स्तरीकरण की तुलना धरती की सतह में चट्टानों की परतों से की जाती है। समाज को एक अधिकतम जिसमें कई परतें शामिल हैं के रूप में देखा जा सकता है। इस अधिक्रम में अधिक कृपापात्र शीर्ष पर और कम सुविधापात्र तल के निकट है। समाज के संगठन में स्तरीकरण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शक्ति और लाभ को असमानता समाजशास्त्र में केंद्रीय है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गृह के जीवन का प्रत्येक पक्ष स्तरीकरण से प्रभावित होता है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुरक्षा, शैक्षणिक सफलता, कार्य में उपलब्धि और राजनीतिक प्रभाव, यह सभी अवसर व्यवस्थित तरीकों से असमान रूप में वितरित हैं। मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप में स्तरीकरण की 4 मूल अवस्थाएं मौजूद रही हैं: दासता, जाति, स्टेट और वर्ग। दास प्रथा असमानता का चरम रूप है, जिसमें वास्तव में कुछ व्यक्तियों पर दूसरों का अधिकार होता है। यह छुटपुट रूप में कई कालों और स्थानों पर मौजूद रही, परंतु दास प्रथा के 2 प्रमुख उदाहरण हैं: प्राचीन ग्रीस और रोम तथा 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिणी राज्य एक औपचारिक संस्था के रूप में दास प्रथा को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ा गया, परंतु हमारे यहाँ अभी भी बंधुआ मजदूरी पाई जाती है, यहाँ तक कि उसमें बच्चे भी शामिल हैं। स्टेट सामंतवादी यूरोप की विशेषता थी। हम यहाँ स्टेट का विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, परंतु सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्थाओं के रूप में जाति और वर्ग का बहुत ही संक्षिप्त रूप में उल्लेख करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में वर्ग, जाति, लिंग के बारे में हम अगली पुस्तक समाज का बोध में पढ़ेंगे। जाति पर आधारित स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित होती है, न कि उन पदों पर जो व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त किए होते हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि एक वर्ग समाज में उपलब्धि पर कोई योजनाबद्ध प्रतिबंध नहीं होता, जो कि प्रजाति और लिंग सरीखी प्रदत्त परिस्थिति द्वारा थोपा जाता है। हालांकि एक जातिवादी समाज में जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति एक व्यक्ति की स्थिति को एक वर्ग समाज की तुलना में ज़्यादा पूर्ण ढंग से परिभाषित करती है। परंपरागत भारत में विभिन्न जातियाँ सामाजिक श्रेष्ठता और अधिक्रम बनाती हैं। जाति संरचना में प्रत्येक स्थान दूसरे के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के द्वारा परिभाषित था।
इसके पीछे यह विश्वास था कि पुरोहित जाति ब्राह्मण जो कि सबसे अधिक पवित्र हैं, बाकी सबसे श्रेष्ठ हैं, और पंचम जिनको कई बार बाह्य जाति कहा गया सबसे निम्न हैं। परंपरागत व्यवस्था को सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 वर्णों के रूप में संकल्पित किया गया है। वास्तविकता में व्यवसाय आधारित अनगिनत जाति समूह होते हैं जिन्हें जाति कहा जाता है। भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन आए हैं। कथित उच्च जातियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतः विवाह और अनुष्ठानों में कथित निम्न जाति के सदस्यों की अनुपस्थिति बहुत आवश्यक मानी जाती थी। नगरीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तनों ने इसे अनिवार्य रूप से चुनौती दी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.R. देसाई के निम्न परीक्षण को पढ़ें। भारत में नगरीकरण के दूसरे सामाजिक प्रभावों पर उनकी टिप्पणी इस प्रकार है। आधुनिक उद्योग आधुनिक शहरों को अस्तित्व में लाए जो सर्वदेशीय होटलों, रेस्टोरों, रंगमंचों, ट्रामों, बसों, रेलों से मधुमक्खी की छत्तों की तरह भरे पड़े थे। विशुद्ध होटल और रेस्तरां जिन्हें वेतन भोगियों और मध्यम वर्ग के लिए बनाया गया था, शहरों में सभी जातियों और मतों के लोगों से भर गए। ट्रेनों और बसों में व्यक्ति अक्सर निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ सफ़र करते हैं, तथापि यह नहीं माना जाना चाहिए कि जाति लुप्त हो गई है। हालांकि परिवर्तन हुआ था, परंतु भेदभाव को दूर करना इतना आसान नहीं था जैसा कि उपरोक्त कथन कहता है। मिल में उस प्रकार का खुला भेदभाव न हो जैसा कि गांव में होता है, परंतु निजी अंतःक्रिया के अनुभव दूसरी कहानी बताते हैं। परमार ने देखा, वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते हैं और हमसे व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वे महसूस करते हैं और विश्वास रखते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं। वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। हम कितने भी अच्छी वेशभूषा धारण करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कुछ चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी बहुत अधिक जातिगत भेदभाव उपस्थित है, पर साथ ही लोकतंत्र की कार्यप्रणाली ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है। जाति ही समूह के रूप में मजबूत हुई है। हमने भेदभावग्रस्त जातियों को समाज में अपने लोकतंत्रीय अधिकारों के प्रयोग के लिए संघर्ष करते भी देखा है। वर्ग का वर्णन करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। यहाँ हम मार्क्स, वेबर और प्रकारवाद के केंद्रीय विचारों का केवल संक्षेप में उल्लेख करेंगे। मार्क्स के सिद्धांतों में सामाजिक वर्ग की परिभाषा इस आधार पर होती है कि उस वर्ग और उत्पादन के साधन के बीच क्या संबंध है। यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या समूह भूमि अथवा कारखानों सरीखे उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं, अथवा क्या वे किसी वस्तु के नहीं केवल अपने श्रम के स्वामी हैं। वेबर ने जीवन अवसर शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य बाजार क्षमता की, सामर्थ्य की, प्रतिफल और लाभ से है। वेबर तर्क देते हैं कि असमानता आर्थिक संबंधों पर आधारित हो सकती है, परंतु यह प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति पर भी आधारित हो सकती है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत प्रकारवाद की आस्था या सामान्य पूर्व कल्पना के साथ आरंभ होता है कि कोई भी समाज वर्गहीन या संस्तरण मुक्त नहीं है। मुख्य प्रकार आवश्यकता सामाजिक स्तरीकरण की वैश्विक उपस्थिति का वर्णन करती है कि समाज द्वारा व्यक्ति को सामाजिक ढांचे में स्थापित और गतिशील करने के लिए किन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। अतः सामाजिक असमानता या स्तरीकरण अनजाने में विकसित किया गया वह साधन है जिसके द्वारा समाज यह निश्चित करता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थितियों को जानबूझकर सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाए। क्या यह सत्य है? एक परंपरागत जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम निश्चित व कठोर होता है और इन समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इसके विपरीत आधुनिक वर्ग की व्यवस्था खुली है और उपलब्धि पर आधारित है। लोकतंत्री समाजों में सर्वाधिक वंचित वर्ग और जाति के किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचने से कोई भी कानून रोक नहीं सकता। उपलब्धि की इस प्रकार की कहानियाँ वाकई विद्यमान हैं और ये असीम प्रेरणा और स्रोत होती हैं। यद्यपि अधिकांश हिस्से के लिए जाति व्यवस्था की संरचना अभी तक बनी हुई है, यहाँ तक कि पश्चिमी समाजों में भी सामाजिक गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अध्ययन संपूर्ण गतिशीलता के आदर्श प्रतिरूप से काफ़ी दूर है। समाजशास्त्र को जाति व्यवस्था और भेदभाव की निरंतरता दोनों की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, विशेषकर वे जो व्यवस्था के निम्न स्तरों पर हैं।
न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी वंचित स्थिति में हैं। ग्रामीण भारत में आधे से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या गरीब रेखा के नीचे रहती है। यह अनुपात अनुसूचित जाति के लिए थोड़ा कम है, लगभग 43% है, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए इससे भी कम, लगभग 34% है। परिस्थिति और भूमिका। इन दो संकल्पनाओं परिस्थिति और भूमिका को अक्सर युगल संकल्पनाओं की तरह देखा जाता है। परिस्थिति समाज या एक समूह में एक स्थिति है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में ऐसी कई स्थितियां होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कई स्थितियों पर अधिकार रखता है। अतः परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। उदाहरण के लिए माँ की एक परिस्थिति होती है जिसमें आचरण के कई मानक होते हैं और साथ ही निश्चित जिम्मेदारियां और विशेषाधिकार भी होते हैं। भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष है। परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं एवं भूमिकाएं निभाई जाती हैं। हम यह कह सकते हैं कि परिस्थिति एक संस्थागत भूमिका है। यह वह भूमिका है जो समाज में या समाज के विशेष संघों में किसी में भी नियमित, मानकीय और औपचारिक बन चुकी है। यह सुस्पष्ट होना चाहिए कि एक आधुनिक जटिल समाज में, जैसा कि हमारा समाज है, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विभिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करता है। एक स्कूली छात्र के रूप में आप अपने अध्यापक के छात्र, पंसारी के लिए ग्राहक, बस चालक के लिए यात्री, सहोदरों के लिए भाई या बहन, डॉक्टर के लिए मरीज हो सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस सूची को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। समाज जितना छोटा और सरल होगा, एक व्यक्ति की उतनी ही कम प्रकार की परिस्थितियां होंगी। हम देखते हैं कि एक आधुनिक समाज में व्यक्ति की बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, जिसे समाजशास्त्री रूप में परिस्थिति समुच्चय का नाम दिया गया है। व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग परिस्थितियां ग्रहण करते हैं। एक पुत्र पिता बन जाता है, पिता दादा बन जाता है और फिर परदादा, एवं यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। इसे परिस्थिति क्रम कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ जीवन के अनेक चरणों में प्राप्त की गई परिस्थितियों से है, जो एक क्रम में आती है। प्रदत्त परिस्थिति एक सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति जन्म से अथवा अनैच्छिक रूप से ग्रहण करता है। प्रदत्त परिस्थिति का सामान्य आधार आयु, जाति, प्रजाति और नातेदारी है। सरल और परंपरागत समाज प्रदत्त स्थिति से चिन्हित होते हैं। दूसरी तरफ अर्जित परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी क्षमता, उपलब्धियों, सद्गुणों और चयन से प्राप्त करता है। अर्जित परिस्थिति का सामान्य आधार शैक्षणिक योग्यता, आय और व्यावसायिक विशेषता है। आधुनिक समाज को उपलब्धि के आधार पर आंका जाता है। इसके सदस्यों को प्रतिष्ठा उनकी उपलब्धियों के आधार पर प्रदान की जाती है। आपने अक्सर यह वाक्यांश सुना होगा, आपको अपने आप को साबित करना है। परंपरागत समाजों में आपकी परिस्थिति जन्म से परिभाषित और निर्धारित होती थी। तथापि जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उपलब्धि पर आधारित आधुनिक समाजों में भी प्रदत्त परिस्थिति महत्व रखती है। परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंतर संबंधी शब्द हैं। प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं। मूल्य किसी व्यक्ति से, उसके कार्य या उसके अनुपालन से नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य के प्रकार को प्रतिष्ठा कहते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम ही क्यों न हो। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किस व्यवसाय को प्रतिष्ठित माना जाता है। यह विचार समाज और समय के साथ बदलता रहता है। लोग अपनी भूमिकाओं को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार निभाते हैं, जो कि भूमिका को ग्रहण करना और भूमिकाओं को निभाना है। एक बच्चा इस आधार पर व्यवहार करना सीखता है कि दूसरे लोग उसके व्यवहार को किस प्रकार देखते व आंकते हैं। भूमिका संघर्ष एक या अधिक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता है। यह तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। एक सामान्य उदाहरण मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला है, जिसे घर पर माँ तथा पत्नी और कार्यस्थल पर कुशल व्यावसायिक की भूमिका निभानी पड़ती है। यह एक सामान्य मान्यता है कि पुरुष भूमिका संघर्ष का सामना नहीं करते हैं। समाजशास्त्र, जिसमें अनुभविक और तुलनात्मक दोनों विषय आते हैं, इससे अलग राय रखता है। खासी मातृवंश पुरुषों के लिए बहुत अधिक भूमिका संघर्ष पैदा करता है।
वे एक तरफ अपने जन्मजात घर और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी में बढ़ जाते हैं। वे अपने बच्चों की निष्ठा को शासित करने के आवश्यक अधिकार और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद स्वयं अर्जित संपत्ति को अपने बच्चों को देने के अधिकार से भी वंचित महसूस करते हैं। खासी महिलाओं को यह दबाव और अधिक रूप से प्रभावित करता है। एक महिला कभी भी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो सकती कि उसके पति को अपनी बहन का घर अपनी पत्नी के घर की अपेक्षा अधिक अनुकूल नहीं लगता। भूमिका स्त्रीकरण समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए अक्सर पुरुष कमाने वाली और महिलाएं घर चलाने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों को अक्सर स्थिर और अपरिवर्तनीय रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है। यह महसूस किया गया है कि व्यक्ति उन अपेक्षाओं को समझने लगता है जो एक संस्कृति में सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है। वह उन भूमिकाओं को उसी प्रकार निभाता है जिस प्रकार वे परिभाषित की जाती हैं। सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं और उन्हें निभाना सीखते हैं। तथापि इस मत को गलत रूप से लिया जाता है। यह बताता है कि व्यक्ति भूमिकाओं को बनाने अथवा सौदा करने की वजह से उन्हें ग्रहण करता है। वास्तव में सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य कर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। वे केवल निष्क्रिय वस्तु नहीं है जो निर्देशों की प्रतीक्षा करते हैं। व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया द्वारा सामाजिक भूमिकाओं को समझने और अपनाने लगते हैं। यह विवेचना शायद आपको व्यक्ति और समाज के संबंधों को समझने में मदद करेगी, जिसके बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। भूमिकाएं और परिस्थितियां न ही स्थिर होती हैं और न ही किसी के द्वारा प्रदान की जाती हैं। लोग भूमिकाओं और परिस्थितियों में जाति या प्रजाति अथवा लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ समाज में कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। उसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा भूमिकाओं का उल्लंघन करने पर उन्हें प्रायः दंडित किया जाता है। अतः समाज न केवल भूमिकाओं और परिस्थितियों के साथ बल्कि सामाजिक नियंत्रण के साथ भी कार्य करता है। समाज का सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र में सामान्यतः सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली संकल्पनाओं में से एक है। इसका तात्पर्य उन अनेक साधनों से है जिसके द्वारा समाज अपने उद्दंड या उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। आप यह जानेंगे कि किस प्रकार संकल्पनाओं के अर्थ के बारे में समाजशास्त्र में अलग अलग दृष्टिकोण और विवाद है। आप यह भी जानेंगे कि प्रक्रियावादी समाजशास्त्री ने समाज को विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण समझा और विरोधी समाजशास्त्री ने समाज को मुख्य रूप से असमान, असंगत और अत्याचारी समझा। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार कुछ समाजशास्त्रियों ने व्यक्ति और समाज पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और दूसरों ने सामूहिकताओं पर, जैसे वर्ग, प्रजातियां, जातियां। प्रक्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग करना। दूसरा, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्य और प्रतिमानों को लागू करना। सामाजिक नियंत्रण को एक तरफ व्यक्तियों या समूहों के पथभ्रष्ट व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए संचालित किया जाता है और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक साहचर्य को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों और समूहों के तनाव और विरोध को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार समाज में स्थिरता के लिए सामाजिक नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना जाता है। संघर्षवादी सिद्धांतवादी अक्सर सामाजिक नियंत्रण को ऐसे साधनों के रूप में अधिक देखेंगे जिनके द्वारा समाज के प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण लागू किया जा सकता है। स्थिरता को समाज के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर प्रभुत्व के रूप में देखा जाएगा। इसी प्रकार कानून को समाज में शक्तिशालियों और उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखा जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियमित किया जाता है। इसका अर्थ व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग से और समाज में व्यवस्था के लिए मूल्यों का प्रतिमान को लागू करने से है। सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक या औपचारिक हो सकता है। जब नियंत्रण के संहिताबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में माना जाता है। ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के माध्यम और साधन होते हैं। उदाहरण के लिए कानून और राज्य। आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों और माध्यमों पर जोर दिया जाता है। प्रत्येक समाज में एक दूसरे का प्रकार सामाजिक नियंत्रण होता है जिसे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्तिगत, अशासकीय और असंहिताबद्ध होता है। इसमें मुस्कान, चेहरे बनाना, शारीरिक भाषा, आलोचना, उपहास, हंसी आदि सम्मिलित है।
सम्मिलित होते हैं। एक ही समाज में इनके प्रयोग में काफ़ी भिन्नताएं हो सकती हैं। दैनिक जीवन में ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। फिर भी कुछ मामलों में सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधियां, अनुरूपता या आज्ञाकारिता लागू करने में असमर्थ हो सकती है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यम होते हैं, अर्थात परिवार, धर्म, नातेदारी आदि। क्या आपने इज्जत के लिए हत्या के बारे में सुना है? नीचे दी गई समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ें और उसमें शामिल सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यमों को पहचानें। स्वीकृति पुरस्कार या दंड का एक ढंग है जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को पुनः स्थापित करता है। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। दूसरी तरफ नियमों को लागू करने के लिए और विचलन को राह पर लाने के लिए नकारात्मक स्वीकृतियों का प्रयोग भी किया जाता है। विचलन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों या आदर्शों के अनुसार नहीं होती है। विचलन को मोटे तौर पर विभिन्न संस्कृतियों या उप संस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मूल्यों के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार विचलन के विचार को एक समय से दूसरे समय में चुनौतियां मिलती हैं और ये परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही समाज में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिला को एक समय में तो विचलक माना जाएगा और दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशंसा की जाएगी। आप पहले ही जानते हैं कि समाजशास्त्र किस प्रकार सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न है। इस अध्याय में चर्चा की गई विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाएं समाज की समाजशास्त्री समझ को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, पीछे कुछ क्रियाकलाप छूट गए थे, उन्हें हम देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय विवाह आने पर भाई ने बहन की हत्या की। ये एक रिपोर्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा एडिट कर दूंगा इसको। और क्रियाकलाप 11 में, क्या आप अपने जीवन से ऐसे उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं कि अशासकीय सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है? क्या आपने कक्षा में या अपने समवयस्क समूह में यह निरीक्षण किया है कि एक बच्चा जो दूसरों से थोड़ा भी अलग तरह का व्यवहार करता है उससे किस प्रकार बर्ताव किया जाता है? क्या आपने ऐसी घटनाएं देखी हैं जब बच्चों को उनके समवयस्क समूह अन्य बच्चों की तरह बनने के लिए तंग करते हैं? सामाजिक नियंत्रण का अंतिम निस्संदेह प्राचीनतम साधन है शारीरिक बल प्रयोग। यहाँ तक कि आधुनिक लोकतंत्र के उदार विचारों वाले समाजों में भी चरम तर्क, हिंसा, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसको एडिट कर दूंगा ऐसे साइड से, आप इसको स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और क्रियाकलाप 10, समाज के प्रभावशाली हिस्से द्वारा सामाजिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं का उल्लंघन या अतिक्रमण करने वाले लोगों को नियंत्रित व दंडित करने की कोशिश के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों को एकत्रित कीजिए।